हाँ तो दोस्तों, मैं दर्शन आचार्य एग्रीविजन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग एनिमल डिसीज़ के बारे में बात कर रहे थे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एनिमल डिसीज़ में हमने वायरस डिसीज़ के बारे में हम आए थे और मैंने रिंडरपेस्ट के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया था। और उससे पहले हमने अपनी 4 बैक्टीरियल डिसीज़ को कंप्लीट किया है। हमने एंथ्रेक्स के बारे में, हेमर्जिक सेप्टिसीमिया के बारे में, मैस्टाइटिस और ब्लैक वाटर, चारों के बारे में इन डिटेल में पढ़ा। और मैं एक्सपेक्टेशन यही करता हूँ कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इजीली आप अपने एग्जाम में उस क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। वहाँ से आने वाले हर क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। और हमने हमारे लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जितनी भी डिजीज़ है एनिमल में होती है उसके पीछे कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। तो हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, फ्लो चार्ट के द्वारा हमने उसको बहुत अच्छे से समझा था और पढ़ा था। अब मैं बात करता हूँ हमारी एक और वायरल डिजीज़ एफएमडी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है ये, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं। हम जब फूट एंड माउथ डिसीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, एफएमडी फूट एंड माउथ डिसीज़, इसको हम एप्थस फीवर के नाम से भी जानते हैं। एप्थस फीवर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एप्थो वायरस इन्वॉल्व होता है। इसके बाद इसको मैलिग्नेंट फीवर के नाम से भी जानते हैं। मैलिग्नेंट का मतलब होता है घातक, ठीक है। जैसे कैंसर है वो एक मैलिग्नेंट डिजीज है, घातक डिजीज है, तो ये मैलिग्नेंट फीवर भी बोलते हैं। इसको खूर पका और मुंह पका के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। खूर यानी कि हूफ्स और मुंह, माउथ, दोनों में अल्सर हो जाते हैं, दोनों में अल्सर देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको खुर पका और मुंह पका के नाम से भी जाना जाता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो एप्थो वायरस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें इन्वॉल्व होता है। और मैंने आपको क्लास में एक बार फ्लो चार्ट जब पढ़ा रहा था, मैंने ये भी बोला था कि पिकोरना वायरस इन्वॉल्व होता है इसमें। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पिकोरना क्या है? पिकोरना इसका जीनस है, इस वायरस का जीनस है। इस वायरस का जब आप कॉजल ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, कोई भी किसी भी चीज का अगर साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं तो वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक उसका जीनस और एक उसका स्पीशीज। आगे जीनस आता है, पीछे स्पीशीज आती है, तो पिकोरना इसका जीनस है। तो अब क्या होता है कि एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो पिकोरना वायरस भी ध्यान में रखना है आपको और एप्थो वायरस भी ध्यान में रखना है। पिकोरना वायरस की अलग अलग स्ट्रेन होती है, अफ्रीकन कंट्री में, इंडिया में और यूरोपियन कंट्री में अलग अलग स्ट्रेन्स के कारण एफएमडी देखने को मिलता है। लेकिन हमारे इंडिया में एशिया फर्स्ट AOC स्ट्रेन देखने को मिलती है। उसमें सबसे डेंजर जो स्ट्रेन होती है, सबसे घातक और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेन होती है, वो O स्ट्रेन होती है। ये आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि उद्भवन काल कितना होता है? तो भैया इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको कितना मिलेगा? 2 से 5 दिन का देखने को मिलेगा। इंक्यूबेशन पीरियड यानी उद्भवन काल मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे वो बताना चाहिए। वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर, इसमें विंड है, फूड है, वाटर है, ठीक है, जो भी चीजें जो कि वायरस को स्प्रेड आउट करेगी, तो वो आपका क्या वेक्टर का काम करेगा। जैसे हम कोरोना, एक सबसे बेहतरीन और खूबसूरत एग्जांपल कोरोना है। कोरोना में भी हम क्या करते हैं, किसे ध्यान रखते हैं कि जो व्यक्ति है जिससे डिजीज हुई है, तो हम उसको टच नहीं करेंगे, या उसने किसी चीज को टच किया तो हम उसको भी हाथ नहीं लगाएंगे, उससे दूरी बनाए रखेंगे। तो वो चीजें होती है। तो यहाँ पर भी विंड, वाटर, फूड, उन सबके द्वारा ये डिजीज फैलती है। अब अपन बात करते हैं, हाँ भैया, मेनली ये एक्सोटिक एनिमल्स में देखने को मिलेगी रेनी सीजन में, क्योंकि यहाँ इन लोगों में, मतलब एक्सोटिक एनिमल्स में ये ज़्यादा घातक होती है। BHU एंट्रेंस एग्जाम में शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा था कि विच डिजीज इज नॉर्मल इन इंडिजीनियस एनिमल बट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन एक्सोटिक एनिमल? आंसर क्या था उसका? फूट एंड माउथ डिसीज। अब क्या होता है कि इंडिजीनियस में भी होगी, वहां पे भी होगी, लेकिन उन लोगों को क्या होगा भैया कि ये तो ठीक हो जाएगी, थोड़ा नॉर्मली होगी, सामान्य तौर पे होगी और अपने आप ये ठीक हो जाएगी। लेकिन एक्सोटिक एनिमल में बहुत ज़्यादा डेंजर होती है, मतलब ये समझ लो उनकी डेथ हो जाती है, इतनी ज़्यादा घातक होती है एफएमडी, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे कि सिम्टम्स की बात करेंगे। सिम्टम क्या होता है? अल्सर इन माउथ, टंग, लिप्स और हूफ्स। मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर मैंने आपको ये बोला कि अल्सर एंड रेडनेस इन म्यूकस मेम्ब्रेन, तो आप क्या बोलोगे कि यार ये तो रिंडरपेस्ट के सिम्टम्स है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ अल्सर इन माउथ, आपका टंग है, लिप्स है, तो अब आपको क्या बोलना है कि भैया ये तो एफएमडी के सिम्टम्स है।
मुंह में आपके और आपके टंग पे, लिप्स पे, वहाँ जब छाले हो रहे हैं तो एफएमडी के केस में, और हूफ्स पे, ठीक है, हूफ्स याद रखना, वहाँ खूर में, यानी उसके जो दो भागों में। हाँ, एक ये चीज़ है कि ये जो डिजीज़ होती है ना, ये दो खुर वाले पशुओं में होती है, मतलब जिनके जो हूफ्स होते हैं ना वो दो भागों में सेपरेट होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, उन लोगों के हूफ्स आप देखोगे ना तो बीच में सेपरेट होते हैं, ठीक है, एक लाइनिंग होती है, सेपरेशन होता है उसमें, वहाँ आपको अल्सर देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि घोड़ा और गधा, इनके हूफ सिंगल हूफ्स होते हैं, तो उनमें ये आपको देखने को नहीं मिलता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब क्या होता है कि जैसे इनको यहाँ छाले हो जाएंगे, चलेंगे तो प्रॉब्लम होगी, चलने में लंगड़ा कर चलेंगे, तो लेमनेस इज अ मेजर सिम्टम्स ऑफ, तो लेमनेस इज अ मेजर सिम्टम्स ऑफ एफएमडी। लेकिन ब्लैक क्वार्टर जो है, लंगड़ी रोग, जिसको हिंदी वालों के लिए ध्यान में रखा, लंगड़ी रोग है तो भैया वहाँ भी लंगड़ा कर चलेगा, लेकिन वो मेजर सिम्टम्स नहीं है। मेजर सिम्टम्स किस में है? एफएमडी में है, ठीक है। अब हूफ्स की बात करेंगे तो हाँ, तो ये जैसे चलेगा तब क्या होगा कि अल्सर हो जाएंगे इसको, जैसे अल्सर होंगे तो चलने में प्रॉब्लम आएगी, और जब चलेगा तो जो भी स्टोन पार्टिकल्स होते हैं या जो कंकड़ पत्थर है, जब वहाँ लगेंगे तो उसको दर्द होगा और अपने पैरों को झटकेगा, ठीक है। तो शेकिंग ऑफ फीट्स ऑन द ग्राउंड, ये भी एक आपको सिम्टम्स देखने को, ये भी लक्षण देखने को मिलेंगे। लेमनेस एक मेजर सिम्टम्स है इसमें, और जब इसके अल्सर हो जाएंगे और अल्सर जैसे फूटेंगे तब उसमें से सलाइवेशन बाहर आएगा, एक मटेरियल बाहर आएगा, तो स्टिकी सलाइवेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँगा ना, जो इस सिम्टम्स के लिए की पॉइंट जो है वो आपका यही है, अल्सर इन माउथ, टंग एंड हूफ्स, लिप्स वगैरह पे, और लेमनेस इज अ मेजर सिम्टम्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट के केस में। भैया इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं? जैसे नॉर्मल सी बात है, अल्सर अगर हो जाएंगे इसको, तो अल्सर होने पर माउथ में जैसे अल्सर हो गए, छाले हो गए, तो हम लोगों को पता है ना, घरेलू एक उपचार होता है, शहद लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या, बोरेक्स और शहद का 1:4 के रेशियो में लेप रेडी करेंगे, और लेप को वहाँ उसके माउथ पे, यहाँ पे लिप्स वगैरह, जहाँ जहाँ छाले हो रहे हैं, जहाँ अल्सर हो रहा है, वहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है भैया कि अब अल्सर तो इसके फीट पे भी हो रहे हैं ना, हूफ्स पे भी हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप पैरों को उठा के तो लगाने जाओगे नहीं, अगर अपन उनके पैर उठाने जाएंगे तो वो अपने को उठा देगा। तो अपन को क्या करना है उस स्थिति में, फुट बाथ मेथड करनी, मोस्ट इंपोर्टेंट। फुट बाथ किस में किया जाता है? तो फुट एंड माउथ डिसीज में किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, 12x3x1 फीट का गड्ढा खोदते हैं, इसकी वॉल्यूम है, गड्ढा खोदते हैं, इसकी वॉल्यूम है ये 12x3x1 फीट में, लेंथ, विड्थ और हाइट। इसमें 1 से 2% यानी 1 to 2% कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि फुट बाथ मेथड में कौन से केमिकल का यूज किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट, नीला थोथा हिंदी वालों के लिए, ठीक है। तो याद रखना भैया, अगर कॉपर सल्फेट नहीं मिला तो पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बोरेक्स और हनी का वो मिक्सअप करके, लेप रेडी करके वहाँ पे माउथ वगैरह पे लगाना है, और फीट के लिए आपको फुट बाथ मेथड करनी है। और जनरली वैक्सीनेशन एफएमडी के लिए तो जो 4 मंथ से अबाव की जो एज होती है, 4 मंथ से अबाव आपको फर्स्ट वैक्सीन इसका एफएमडी का दिया जाता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। एफएमडी के केस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिम्टम्स को याद रखना है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट वगैरह क्या देते हैं, तो ये ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डिसीज़ बाकी है अपनी, जैसे कि रानीखेत हो गया या मेरिक डिसीज़ है, पोल्ट्री की कुछ डिसीज़ है, तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हमारा डिसीज़ वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा, और अपना नया टॉपिक, कुछ एनिमल हस्बेंड्री के कुछ और टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, अभी भी 23 में भी क्वेश्चंस आए थे उसके, तो वो एक टॉपिक में लेके आऊँगा आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से। और यहाँ एफएमडी ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे एक नई डिसीज़ के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।